हम पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, रूरल क्रेडिट के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस पढ़ रहे थे, यानी कि पैसों की जरूरत है। किसको जरूरत है? गांव में रहने वाले लोगों को पैसों की जरूरत है। उसके लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़े कि कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे लोग जो किसी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, जैसे हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार, कभी कभी हम उनसे ही पैसा उधार ले लेते हैं। गांव में रहने वाले मनी लेंडर्स, साहूकार्स, बड़े बड़े रिच लैंडलॉर्ड्स जिनके पास बहुत सारी अपनी पुरानी पुश्तैनी जमीनें हैं, तो वो भी लोगों का शोषण कर रहे थे। उसके अलावा और कौन सा सोर्स था हमारे पास? एक और सोर्स था, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करते थे? हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे थे। बट धीरे धीरे जब बैंकिंग सिस्टम आया 1969, ऐसा नहीं है कि बैंक्स पहले नहीं थे, बट 1969 के बाद जगह जगह पर बैंकिंग सिस्टम आने लगा, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ छोटे छोटे बैंक्स आए, जिसको नाम हमने दिया कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हर एक रीजन में भी बैंक ओपन होने शुरू हुए, जिसको हमने नाम दिया रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि हमारे आरआरबीज। उसके अलावा और तीसरा हमारे पास सोर्स क्या था? कमर्शियल बैंक्स। हमने कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा कि धीरे धीरे कमर्शियल बैंक्स भी हमारे ऊपर होने लग गए थे। फोर्थ सोर्स अब यहाँ पर भी बताओ क्या था? मैंने उधर भी 4 सोर्स बताए थे, उसमें एक अलग था, ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट। यहां भी जब मैंने लास्ट क्लास में आपको 4 सोर्स बताया तो एक अलग था, कौन सा? लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, जिनका मेन मोटिव क्या था? लैंड की इंप्रूवमेंट। वो लैंड को गिरवी रखवा कर आपको लोन प्रोवाइड करते थे, और आपको लोन देते थे सिर्फ लैंड की इंप्रूवमेंट के पर्पस के लिए। ठीक है, अब हमारे पास 5th सोर्स है यहाँ पर, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसको आप नबार्ड के नाम से जानते हो। ठीक है, नाम और ये सब मत बोलो इसको, दिस इज नबार्ड। ठीक है, अब नबार्ड है क्या? आप सेंट्रल बैंक सभी जानते हैं। सेंट्रल बैंक बताइए जरा, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। जिस तरीके से एक आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं इंडिया के अंदर उनको कंट्रोल करता है, उनसे रिलेटेड सारे काम करता है, जो भी पॉलिसीज बनाता है वो आरबीआई बनाता है, जिसको सारे कमर्शियल बैंक्स फॉलो करते हैं। लाइकवाइज जब भी रूरल और एग्रीकल्चर एरियाज के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोला जाता है तो उसको कंट्रोल करता है नबार्ड। ये उन सबका हेड है। जैसे कि आरबीआई सभी कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट देता है अगर कभी उनको जरूरत हो तो। जैसे हम कहते हैं ना कि आरबीआई को मैं कहती हूँ कि द फादर ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, पिताजी हैं वो, तो ये गांव में रहने वाले दादाजी हैं, जो गांव में जो उनके बच्चे रह रहे हैं उनको संभाल रहे हैं, कि जितने भी आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले रूरल क्रेडिट के लिए, ये उनको संभाल रहे हैं, उनसे रिलेटेड सारे काम ये कर रहे हैं। और इनका जन्म दिवस याद रखेगा कि कब है? 12th of July 1982। बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, कहने को दादाजी हैं लेकिन थोड़े से यंग वाले दादाजी हैं। ठीक है, 12th of July 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को हमने स्टैब्लिश किया एज एन एपेक्स बैंक। ये मेन वर्ड है इसके अंदर, एपेक्स मतलब द सुप्रीम बैंक, मतलब एक ऐसा बैंक जिसकी सुप्रीम अथॉरिटी है। रूरल एरियाज के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, इससे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है, इसलिए इसको एपेक्स यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी कहा गया है। Which coordinates the functioning of different financial institution। अब इनका काम क्या है कि जितने भी आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोले हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट, ये क्या करते हैं? उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में एक लिंक एस्टैब्लिश करते हैं। अगर सभी लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी मनमानी से काम करने लग जाएंगे तो सबका ना अपना पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है फिर। तो उनको रूल करने के लिए, बेसिकली उनको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया। क्योंकि देखो, घर में चाहे बच्चा कितना भी समझदार हो, बड़ों का हाथ सर पर होना बहुत जरूरी होता है कि अल्टीमेटली उनका एक्सपीरियंस ही आपके काम आने वाला है। तो यहाँ पर ये अपने एक्सपीरियंस से उनके अंडर जितना भी सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है रूरल एरियाज के अंदर, ये उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आए हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? आप लोगों ने कमेटी सुना है? कमेटियां डालना सबने सुना होगा, है ना, कमेटियां डालना। उसके अलावा आप लोगों ने किटी पार्टीज भी सुना होगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आप कंपैरिजन कर सकते हो, जो हमारे शहरों में कमेटियां चलती है ना, उसे हम गांव में नाम देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब कमेटियों में क्या होता है कि कुछ मेंबर इकट्ठे होते हैं और वहां पर क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन होता है कि यार इतने की कमेटी डलेगी, 2 लाख की डलेगी, 5 लाख की डलेगी, 50,000 की डलेगी, और उस हिसाब से मेंबर के हिसाब से पैसे बढ़ते हैं और महीने डिसाइड होते हैं कि अगर 12 महीने की कमेटी है तो उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट बांध दी जाती है। हर महीने वो इंस्टॉलमेंट देनी होती है आपको, और वो पर्चियां निकालते हैं
कुछ जगहों पर बोली वाला सिस्टम होता है और कुछ जगहों पर पर्चे वाला सिस्टम होता है, और उस हिसाब से जिसकी पर्ची निकलती है उसको कमेटी दे दी जाती है, यानी कि उसको वो अमाउंट जो पूलिंग अमाउंट है बेसिकली वो दे दिया जाता है। यही काम जब लेडीज में होता है किटी पार्टीज में, तो वो भी क्या करते हैं भाई, घर से उन्हें पॉकेट मनी मिलती है, वो उसमें से एंटियां करती हैं और एंटी कर करके वहां पर पैसे इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं जिसको जरूरत होती है उसको दे दिए जाते हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही काम होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसी थॉट प्रोसेस के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए गए गांव के अंदर टू प्रमोट दी माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मतलब बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है हमें कि हम किसी कमर्शियल बैंक के पास जाएं या हम आरआरबीज के पास जाएं, तो इतना पैसों की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ छोटे छोटे पैसों की जरूरत है। भाई 5,000 की जरूरत है, 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, ऐसी हमारी जो पर्पज है वो थोड़ा कम है। दूसरी चीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बनाने के पीछे एक और रीजन भी था। देखो, कहने के लिए कमर्शियल बैंक्स खोल दिए गए, लेकिन है तो वो पराये ना। हमारा रिलेटिव हमसे कुछ नहीं मांग रहा था, लेकिन जब आप किसी कमर्शियल बैंक के पास जाओगे ना पैसे मांगने के लिए, और आप एक फार्मर हो, एक पुअर फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हो, तो वो आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए मांगेंगे। वो कहेंगे भाई आपको कुछ मॉर्टगेज करना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, जिसे यहाँ पर हम बोलते हैं कोलेट्रल। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा मांगते हैं वो, भाई ये वाला डॉक्यूमेंट दे दो, वो डॉक्यूमेंट दे दो। अब एक बंदा जिसके पास इतना सब कुछ नहीं है, वो कहां से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, कहां से आपको कोलेट्रल प्रोवाइड करेगा? तो ऐसे में जिन लोगों के पास कोलेट्रल नहीं होती है, ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वो कर नहीं सकते, तो फिर वो आपस में ही इस काम को करना शुरू कर देते हैं, और आपस में क्या बना लेते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब कल को आज आपका कसाना भाई बहुत सीधा है, ठीक है, लग रहा है पढ़ाई में, तुम्हें लग रहा है कि इसका बहुत ध्यान है पढ़ाई में, लेकिन इंसान का मन भटकते हुए, ध्यान भटकते हुए समय नहीं लगता है। ठीक है, अब आपके साथ ये एक ही तो ट्यूशन पढ़ रहा है, बाकी की ट्यूशन में क्या कर रहा है तुम्हें क्या पता? और छुपा रुस्तम है, नहीं भी बताता होगा, क्योंकि पे से पूरा शक रहता है कि इसे बता दूंगा तो ये तो मुझसे पहले काम कर जाएगा। अब क्या हुआ कि आपके कसाना भाई का मन भटका, डोला, ठीक है, और इन्हें एक बहुत प्यारी सी कन्या पसंद आ गई अपनी ट्यूशन में। तो भाई आपके कसाना भाई साहब को पसंद आ गई एक बहुत प्यारी कन्या, तो अब क्या हुआ, उन्होंने आपके सामने इस बात को रखा कि देखो तुम्हारे भाई को आ गई है एक पसंद, तुम्हारी भाभी, तो अब लेके जाना है उसको कहीं ट्रिप पर, मतलब घुमाने उमाने लेके जाना है। अब घर पे अगर कह देगा कि भाई पैसे दे दो, आपकी बहू को घुमाने लेके जाना है, ऐसे तो नहीं कह सकता यार, बहुत मार पड़ेगी वैसे। तो अब इन्हें पैसों की जरूरत थी, तो अब इन्होंने किससे, भाई इंसान किससे पैसे मांगेगा? फिर अपने भाइयों से ही मांगेगा ना। यहाँ पर ये आप लोगों का अपना एक ग्रुप है, भाई लोगों का अपना एक ग्रुप होता है, तो भाई लोगों के बीच में बैठे कि भाई देख तेरे भाई को पैसों की जरूरत है, तो बीच में से एक भाई बोला कितने पैसों की जरूरत है? ले 100 रुपए, ले घुमा ला, चिज्जी खिला ला, कोई बात नहीं। उसने कहा थोड़ी शर्म वरम है या नहीं है, भाई की इज्जत डुबाएगा क्या? बर्थडे आ रहा है, बर्थडे, तो भाई 4 से 5,000 रुपए खर्च करने हैं, तो 4 से 5,000 रुपए खर्च करने हैं, तो सबने फिर अपनी जेब से थोड़ा पैसा निकालना शुरू किया। सबने निकाला और थोड़ा थोड़ा निकाला, यानी कि एक ही बंदे ने 5,000 रुपए दे दिए, सबने थोड़ा थोड़ा पूल किया, सबने कंट्रीब्यूट किया, मिनिमम छोटा छोटा सा अमाउंट, किसी ने 2,000 दे दिए, किसी ने 1,000 दे दिए, इस तरीके से सबने दे दिए, और भाई की मदद हो गई। अब भाई की मदद तो हो गई, पर तुम भी तो बहुत बेकार वाले भाई हो, पैसा वापस तो लोगे। कल को दूसरे भाई को जरूरत पड़ी, अब दूसरे भाई के लिए पूलिंग हुई, फिर तीसरे भाई को जरूरत हुई तो तीसरे भाई के लिए पूलिंग हुई, तो तुमने ये रिवाज ही बना दिया कि यार ऐसा करते हैं, हर महीने करते हैं अब ये काम, किसी ना किसी भाई को जरूरत पड़ती रहेगी, हर महीने ये एक मिनिमम अमाउंट है, आपने डिसाइड कर लिया, सपोज 2,000 1,000 हम पूल किया करेंगे, जिसको जरूरत होगी, जो भाई को घुमाने ले जाना होगा उस भाई को वो पैसा दे दिया करेंगे। ठीक है, लेकिन पैसा वापस करना जरूरी है, और आप कर तो रहे हो इंस्टॉलमेंट्स में, आप दे तो रहे हो हर महीने किस्त बांध दी ना आपने, प्लस जो नहीं देगा भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता है इससे आपने एक चीज और अच्छी करी, आपके अंदर ना एक सेविंग हैबिट जनरेट हुई। पहले आप क्या करते थे, आपको जब भी घर से पैसा मिलता था आप सारा पैसा खर्च कर दिया करते थे, बट अब आपको पता है कि आप एक रिवाज में जुड़ गए हो, एक सिस्टम में जुड़ गए हो, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पैसा चाहिए ही चाहिए, तो अब आपके अंदर एक हैबिट ऑफ सेविंग जनरेट हो गई है, और इसी हैबिट ऑफ सेविंग को पता है क्या बोलते हैं? थ्रिफ्ट। ठीक है, तो देखो जरा सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कहता है। पहली बात, इसके अंदर होते कौन कौन लोग हैं? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, या फिर एग्रीकल्चरर हैं, कुछ नॉन एग्रीकल्चर लेबर है, हमारे कारीगर होते हैं, आर्टिसंस वगैरह होते हैं जो हाथ की कारीगरी करते हैं, वो सारे लोग होते हैं, मतलब वो लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। They promote the thrift in the small proportion by a minimum contribution from each member। अब ये लोग करते क्या है कि थ्रिफ्ट का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको, इसको लिख भी लेना। हाँ, थ्रिफ्ट का मतलब है द हैबिट ऑफ सेविंग। यहाँ पर इनके अंदर जनरेट होती है सेविंग की हैबिट,
जिसकी वजह से ये लोग स्मॉल प्रोपोर्शन, देखो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डाला जाता है, स्मॉल प्रोपोर्शन बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन, एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि हर एक मेंबर क्या करेगा, एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन करेगा। जो भी पूल्ड मनी होती है फिर वो किसको दी जाती है, टू द नीडी मेंबर्स एट द रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम उनको क्या दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, एंड दैट इज टू बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स, जिसको आप कैसे वापस कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में वापस कर सकते हो। फोकस किस पे है, फोकस है उन रूरल पुअर के ऊपर जो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में नहीं जा सकते। भाई आप अपने फॉर्मल अपने घर वालों के पास नहीं जा पा रहे थे ना, तो आप अपने भाई लोगों के ग्रुप में आ गए, तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही हुआ, लोग नहीं जा सकते थे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के अंदर, उन लोगों को यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जोड़ा गया। अब इसका एक और मेन मकसद था, टू एम्पावर द विमेन। यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए गए थे कि जो लेडीज हैं, अब देखो यहाँ पर जब रूरल एरियाज की हम बात कर रहे हैं तो जो फार्मर्स हैं वो खेती बाड़ी करके बहुत ज्यादा पैसा ऐसा नहीं कमा पाते थे कि वो घरों में दे सके। अब घर के अंदर बहुत सारी ऐसी नीड्स होती हैं जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो कंजप्शन पर्पस के लिए यहाँ पर जो लेडीज हुआ करती थी, जो विमेन्स थी हमारी, वो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लिया करती थी, और उनके अंदर भी एक जनरेट हुई हैबिट ऑफ सेविंग, वो भी क्या हुआ, थ्रिफ्ट। उसके बाद मई 2019 के अंदर जो जितनी भी इंडिया के अंदर अगर हम कह रहे हैं कि 6 करोड़ अगर लेडीज हैं, तो उसमें से 54 लाख वुमेन्स इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट बन चुकी थी। ठीक है, 6 करोड़ में से इतने वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो चुकी थी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, द पुअर वुमेन्स बैंक एक खोला गया, किसके नाम से, SHG इन केरला, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इन केरला। केरला के अंदर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना था, किसके नाम से, द पुअर वुमेन्स बैंक। ठीक, और कुटुंबश्री एक हमारी विमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी है जिसको केरला में ही ओपन किया गया टू रिड्यूस द पॉवर्टी। इसके अंदर बहुत सारे पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स रन किए गए, ऐसे पैसे इकट्ठे कर करके, लोगों की मदद कर करके, ताकि उनके यहाँ पर जो भी पॉवर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की पॉवर्टी, उसको रिड्यूस करने के लिए वो काम कर सके। ठीक है, तो ये हमारे 2 बहुत मेन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर आते हैं, इसलिए थोड़ी सी इनकी डिटेल भी आपको ज्यादा दिख रही है। ठीक है, 7th और लास्ट पॉइंट है हमारे पास। अब हमने सबसे पैसे वैसे मांग लिए, देख लिए कि क्या क्या सोर्सेज है, सरकार क्या करेगी, कुछ सरकार को भी करना चाहिए। तो अब आया हमारी गवर्नमेंट का रोल, तो गवर्नमेंट भी हमें पैसा देती है, और गवर्नमेंट जिस तरीके से पैसा देती है तो उस पैसे को बोला जाता है, मतलब जो भी लोन्स गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं उसको बोलते हैं तत्कावी लोन्स। अब ये होते क्या है, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सिर्फ आपको लोन्स प्रोवाइड करती है इमरजेंसी के अंदर, यानी कि जब तुम ऐसी बिल्कुल मुसीबत में आ चुके होगे ना, तब जाके वो तुम्हारे पास आएगी तुम्हारी मदद करने के लिए। यानी कि जब फेमाइन्स आ जाती हैं, फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, तो जब नेचुरल डिजास्टर यानी कि आपदा आ जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट आएगी। जैसे वो हम मूवीज में देखते हैं ना कि पुलिस कब आती है, वैसे तो रियलिटी में भी ऐसे होता है, जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद आती है ना, बस कुछ इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे केसेस में आ रही है जहां पर नेचुरल डिजास्टर हो गया है, आपके यहाँ पर कोई तरीके की इमरजेंसी चल रही है, कोई बिल्कुल टेंशन का माहौल है, डिस्ट्रेस हम उसे ही कहते हैं, कि जहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो वहां पर हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है रूरल एरियाज के अंदर लोन, और वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है एज लो एज 6%। ठीक है, मतलब लगभग 6% या उससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस थे। पहला कौन सा था हमारे पास, कोऑपरेटिव बैंक्स। ये छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ खोले जाते हैं, लेकिन ये लोग रूरल एरियाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। फिर सेकंड हमने कौन से किस चीज के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में, जो क्या करते हैं, लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं, लैंड को ही मॉर्टगेज करके, और अगर आपको अपने कोई पुराने कर्जे चुकाने हो तो उसके लिए भी आप इनसे लोन ले सकते हो। थर्ड फिर हमने कौन से पढ़े थे, कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक थोड़े कोऑपरेटिव बैंक से थोड़े हायर लेवल पे काम करते हैं, यहां पर ये लोग भी रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इजी इंस्टॉलमेंट्स पे। बट कमर्शियल बैंक्स की जो रीच थी वो फिर भी थोड़ी सी दूर होती है रूरल एरियाज के लिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स आए, RRBs आए हमारे, जो कि हर एक रीजन में खोले गए, जिन तक पहुंच बहुत आसान हो गई, यानी कि जहां कमर्शियल बैंक नहीं खोले जा सकते थे वहां रीजनल रूरल बैंक्स खोले गए। फिर उसके बाद हमने कौन से पढ़े, हमारा आज जो हमने स्टार्ट किया, हमने NABARD के बारे में पढ़ा, जो एपेक्स बॉडी है जो बाकी सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है।
और 12 जुलाई 1982 में हमने इसको एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद हमने मेन पढ़ा हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो सबसे ज्यादा चलते हैं रूरल एरियाज के अंदर, जहां पर लोगों के अंदर सेविंग हैबिट यानी कि उनको थ्रिफ्ट बनाने के पीछे काम किया गया, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने ध्यान दिया। और लोगों के पास जो उनके छोटे छोटे मतलब मीन्स नहीं थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा, तो बहुत कम सेविंग के साथ भी वो आपस में पूलिंग करते थे और जो भी नीडी मेंबर्स होते थे उनको पैसे दे दिया करते थे। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा अपना गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट भी इमरजेंसी के केसेस में लोन्स प्रोवाइड करती है, जिसको क्या बोला जाता है, तत्कावी लोन्स। ठीक है, चल गया। अब हमने रूरल क्रेडिट के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया कि रूरल क्रेडिट क्या होता है, उसके अंदर हमें क्या क्या करना है, कहाँ से पैसा मिल रहा है, कहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, कौन किस पर्पस के लिए पैसा दे रहा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग, यानी कि क्या सिचुएशन है। फिर इतना कुछ पढ़ तो लिया है कि इतने सारे हमारे पास इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, उससे हुआ क्या। तो ये जो आपको यहाँ पर क्रिटिकल अप्रेजल दे रखा है, बेसिकली आपको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का दे रखा है, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल वालों के ऊपर तो कोई अथॉरिटी ही नहीं है ना, वहां पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो रूरल बैंकिंग का क्या रिजल्ट रहा, क्या परफॉर्मेंस रही, बेसिकली वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी मतलब जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से उतना पैसा नहीं मिला। जो डिमांड आ रही थी रूरल क्रेडिट की, उसके हिसाब से जो सप्लाई ऑफ रूरल क्रेडिट था वो कम रहा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही रही कि लोगों को अगर जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो बैंक उन्हें दे रहा है 20,000 रुपए, तो कहां से पूरा होगा, पूर्ति नहीं हो सकती थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ही यही निकल कर आई कि रूरल क्रेडिट की जितनी जरूरत थी हमें, उससे कम रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा था, तो इनसफिशिएंसी थी। ठीक, सेकेंड पॉइंट इज इनएडिक्वेट कवरेज। आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बहुत सारे हमारे ऐसे रीजन्स थे, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे हमारे बैकवर्ड एरियाज, जहां तक क्रेडिट यानी कि पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा था। कोई सा भी इंस्टीट्यूशन वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो कवरेज नहीं थी। कवरेज मतलब कि आप अपने रूरल क्रेडिट को फैला नहीं पाए हर एक जगह पर। बहुत सारे एरियाज अभी भी ऐसे थे जो अनटच रह गए इस फैसिलिटी से। तो दूसरा हमारे सामने प्रॉब्लम निकल कर आई कि कवरेज नहीं थी। तीसरी प्रॉब्लम इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शंस, यानी कि यहां पर अगर एक फार्मर मांगने जा रहे हैं कि हमें 1,20,000 रुपए चाहिए, वो इसी पॉइंट से थोड़ा सा रिलेट करता है, तो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं 50,000 या 60,000। अब यहाँ पे क्या उसका काम पूरा हो जाएगा? सपोज वो ट्रैक्टर खरीदने के लिए गया है, उससे 3 से 4 लाख रुपए का आपसे लोन मांगा, आप उसे नहीं दोगे अगर उतना लोन, तो फिर वो कैसे लेकर आ पाएगा ट्रैक्टर अपने लिए? नहीं लेकर आ पाएगा ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हुई कि वहां पर परमिशन नहीं मिलती थी, पैसे पूरे अमाउंट की परमिशन नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? कुछ रीजन होगा। इसलिए था कि वो भाई इतने बड़े लोन को देने के लिए फिर वही कोलेटरल मांगा करते थे, भाई आपको कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। जो हमारे फार्मर्स हैं वो इतना प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे, तो अमाउंट सैंक्शन नहीं हो पा रहे थे हमारे कमर्शियल बैंक्स के थ्रू कह लो, या जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जो प्रोवाइड कर रहे थे लोन वगैरह, वो लोग परमिशन नहीं देते थे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के लिए। फिर उसके बाद लेस अटेंशन टू पुअर। भाई देखो, जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, काम सभी प्रॉफिट के लिए करते हैं। अब गरीबों में ही अगर वो पैसा बांटते रहते, और वहां पे क्या होता है कि वो लोग कई बार पैसे चुका भी नहीं पाते थे, डिफॉल्टर्स आ रहे थे, तो ऐसे में वो लोग क्या करते थे कि पुअर पे अटेंशन उनका ज्यादा नहीं था, उन लोगों पे बेसिकली अटेंशन हुआ करता था जो बदले में कुछ दे दिया करते थे। मतलब जिनके हाथ में थोड़ी प्रॉपर्टी, आप कह सकते हो जिनके हाथ में थोड़ी वेल्थ थी, कुछ तो था जिनके पास कि वो कल को अगर उन्होंने पैसा नहीं भी दिया तो उनके हाथ में कुछ है, अपना पैसा वो निकाल लेंगे। बट जो लोग कुछ नहीं दे सकते थे, कि अगर आज हमने इनको लोन दे दिया, कल को ये हमारा पैसा दे ही नहीं पाएंगे, तो वो उनको लीस्ट प्रेफरेंस में रखते थे। तो यहाँ पर पुअर पीपल्स के ऊपर, मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर जो अटेंशन था बेसिकली वो कम था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोइंग ओवरड्यूज। ओवरड्यूज बढ़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वही जो हमारा फार्मर है वो पैसे नहीं चुका पा रहा था टाइम से। एक लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन लेते थे, दूसरे लोन को चुकाने के लिए वो तीसरा लोन लेते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, डेट बर्डन्स बढ़ते जा रहे थे, डिफॉल्टर्स बढ़ते जा रहे थे, तो ओवरड्यूज बहुत हो चुके थे। ठीक है, तो देखो कोई भी काम करना आप शुरू करते हो तो कुछ अच्छी चीज भी होती है तो कुछ बुरी चीज भी होती है। तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे भाई डिमेरिट ही डिमेरिट है, कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। बहुत सारे लोगों की जो क्रेडिट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई तो उनकी क्रेडिट प्रॉब्लम्स दूर भी हुई, बट बहुत हद तक वो काम नहीं हो पाया जैसा मतलब हमने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, एज पर द प्लानिंग नहीं हुआ। तो ये मेन हमारे सामने 5 प्रॉब्लम्स निकल कर आई कि इनसफिशिएंसी थी, उस हिसाब से फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जा पा रहे थे, कवरेज नहीं थी, जगह जगह तक नहीं पहुंच पा रहे थे हमारे
इंस्टीट्यूट्स। उसके अलावा जो अमाउंट मांगा जा रहा था उतना सैंक्शन नहीं किया गया। पुअर पीपल के ऊपर, मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर, स्मॉल फार्मर्स के ऊपर ध्यान कम दिया जा रहा था। जो लोग बदले में कुछ दे पा रहे थे मॉर्टगेज के लिए, उनके ऊपर फोकस ज्यादा था। लास्ट, डिफॉल्टर्स बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो टाइम से अपना लोन चुका पाए, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, एक डेट को चुकाने के लिए दूसरा डेट लेना, तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो आज हमने पूरा रूरल क्रेडिट कवर किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। ठीक है।